जंगल के बीच एक खतरनाक रियलिटी शो शुरू होता है। 16 लोग इस सर्वाइवल गेम में हिस्सा लेते हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि आखिर में 15 लोग मर जाते हैं और सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। इन सभी खिलाड़ियों को एक सुनसान वीरान पहाड़ों के बीच छोड़ दिया जाता है, जहां न कोई रास्ता है, न इंटरनेट और न ही कोई मोबाइल। शुरुआत में ये एक बड़े इनाम वाला शो लगता है, जिसमें जीतने पर लाखों करोड़ों का इनाम मिलने वाला है। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ बदल जाता है और हालात शो के कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं। जैसे ही होस्ट इशारा करता है, सभी खिलाड़ी जान जोखिम में डालकर खतरनाक घाटी को पार करने दौड़ पड़ते हैं। जो 2 खिलाड़ी सबसे पहले मंजिल तक पहुंचेंगे, उन्हें टीम लीडर बनने का मौका मिलेगा। लेकिन खेल की शुरुआत होते ही इंसान की असली फितरत सामने आने लगती है। कुछ लोग अपने साथियों की मदद करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें धोखा मिलता है। सबसे पहले मंजिल तक पहुंचने वाला खिलाड़ी बनता है दाजुआंग, और वो पहली टीम का लीडर बन जाता है। उसके बाद अन्ना दूसरे नंबर पर पहुंचती है। वहीं पॉल, जो दूसरे नंबर पर था, अपनी ही गलती की वजह से लीडर बनने का मौका खो देता है। पहला राउंड खत्म होता है और सभी खिलाड़ियों को 2 टीमों में बांट दिया जाता है, लाल टीम और नीली टीम। दाजुआंग और अन्ना बारी बारी से अपनी टीम चुनते हैं। अब शुरू होता है असली मुकाबला, एक टीम गेम, जहां खिलाड़ियों को अलग अलग मुश्किल बाधाओं को पार करना है। जो टीम जीतेगी उसे मिलेगा सबसे जरूरी सामान, आग जलाने का साधन। नीली टीम का आलून लकड़ी के खंभों को पार करते वक्त गिर जाता है और उसका पैर बुरी तरह मुड़ जाता है। वहीं लाल टीम का दाजुआंग सबसे पहले आग हासिल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो लकड़ी के पुल से गुजरने की कोशिश करता है, उसका पैर फिसल जाता है और वो कीचड़ में गिर पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर नीली टीम का शाओ शुआई बिना गलती किए आगे बढ़ता है और अपनी टीम के लिए जरूरी सामान जीत लेता है। इसके बाद होस्ट सभी को इकट्ठा करता है और चेतावनी देता है कि अभी खुश मत हो, आने वाले दिन और भी खतरनाक होने वाले हैं। शो को और दिलचस्प बनाने के लिए 2 मशहूर सितारे शाओ वेई और शाओ चियांग को भी शामिल किया जाता है और उन्हें दोनों टीमों में बांट दिया जाता है। रहने के लिए लाल टीम को एक पुराने बिजली घर में भेजा जाता है, जबकि नीली टीम को नदी किनारे एक लकड़ी के घर में ठहराया जाता है। आलून का पैर काफी बुरी तरह चोटिल हो चुका है। सब उसे खेल छोड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन भारी इनाम को सोचकर वो हार मानने को तैयार नहीं होता। उधर एक खिलाड़ी लाल टीम का मजाक उड़ाता है कि बिना आग के वो ठंड से मर जाएंगे। टीम लीडर अन्ना साफ मना कर देती है कि वो अपनी आग किसी के साथ शेयर नहीं करेगी, लेकिन शाओ शुआई इस बात से सहमत नहीं होता। वो तय करता है कि वो आग लेकर दूसरी टीम की मदद करेगा। काफी विरोध के बावजूद वो अकेला ही निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। खतरे को महसूस करते हुए वो तुरंत आग बुझा देता है। उधर लकड़ी के घर में मौजूद टीम को भी गोली की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो सोचते हैं कि शायद कोई शिकारी होगा, इसीलिए ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ लाल टीम आराम से बैठकर शाओ चियांग की फिल्म की कहानियां सुन रही होती हैं। तभी अचानक शाओ शुआई वहां पहुंचकर सब कुछ बता देता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, सिवाय उसके, जिसे अंदर ही अंदर कुछ बहुत गलत होने का एहसास हो रहा है। अगले दिन आलून का दर्द इतना बढ़ जाता है कि वो आगे नहीं खेल पाता। वो मजबूर होकर हार मानने का संकेत देता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि काफी देर तक शो की टीम का कोई भी सदस्य उसे लेने नहीं आता। उल्टा बाकी खिलाड़ी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। बार बार संकेत देने के बाद भी कहीं से कोई जवाब नहीं आता। अब सभी के मन में शक पैदा होने लगता है। गुस्से में दाजुआंग कैमरे के सामने चिल्लाने लगता है। तभी शाओ शुआई फैसला करता है कि वो खुद जाकर सच्चाई पता करेगा। आलून और शाओ चियांग भी उसके साथ जाने की जिद करते हैं। तीनों मिलकर शो के मुख्य कैंप की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर जो वो देखते हैं वो और भी ज्यादा डरावना होता है। पूरा कैंप खाली पड़ा होता है, एक भी इंसान वहां मौजूद नहीं होता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कैमरे अभी भी चल रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक छोड़कर लोग गायब हो गए हों। आलून टेंट में जाकर सामान ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। उधर शाओ शुआई और उसका साथी पास की झाड़ियों में एक लाल रंग का अजीब सा तरल देखते हैं। जब वो उसे हाथ में लेकर सूंघता है तो सच्चाई सामने आ जाती है। ये कोई नकली चीज नहीं बल्कि असल खून होता है। अब डर और भी बढ़ जाता है। शाओ चियांग तुरंत भागने की बात करता है, लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, शाओ शुआई अचानक गायब हो चुका होता है। घबराकर वो उसे आवाज लगाता है, चारों तरफ ढूंढता है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है और जो सामने होता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पास ही चारों तरफ लाशें बिखरी पड़ी होती हैं। वो दृश्य देखते ही शाओ चियांग पूरी तरह से डर के मारे जड़ हो जाता है। तभी शाओ शुआई तुरंत दौड़ कर आता है और उसे वहां से खींच कर बाहर निकालता है। अब दोनों को साफ समझ आ जाता है कि ये सारी लाशें किसी और की नहीं बल्कि शो की पूरी टीम की हैं। चारों तरफ ऐसा लगता है जैसे मौत खुद मंडरा रही हो। तभी आलून भी वहां पहुंचता है और ये सब देखकर वो भी हैरान रह जाता है। उसी वक्त दूर से एक आदमी लड़खड़ाता हुआ उनकी तरफ आता दिखता है। ये देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते वक्त शाओ चियांग को लगता है कि आलून उसकी वजह से धीमा हो रहा है, इसलिए वो उसे छोड़कर अकेला भाग जाता है। लेकिन शाओ शुआई ऐसा नहीं करता। वो घायल आलून को सहारा देकर अपने साथ लेकर आगे बढ़ता है। उधर नदी के किनारे पानी भर रहा एक गंजा आदमी कुछ अजीब चीज देखता है। नदी में उसे एक बैग जैसा कुछ तैरता हुआ दिखता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो
अंदर सिर्फ एक फावड़ा मिलता है, लेकिन कोई इंसान नहीं। इधर भागते हुए शाओ चियांग अचानक गिर जाता है और उसका क्या हुआ ये किसी को पता नहीं चलता। शाओ शुआई बड़ी मुश्किल से आलून को लेकर कैंप तक पहुंचता है और सबको पूरी सच्चाई बताता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। सबको लगता है कि ये सब शो का हिस्सा है, बस एक ड्रामा है। आलून की हालत देखकर दाजुआंग तय करता है कि वो खुद जाकर सच्चाई देखेगा। दूसरी तरफ गंजा आदमी भी अपनी टीम को अपनी खोज के बारे में बताता है। शाओ वेई को उस फावड़े पर कुछ बाल भी दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी सब यही मानते हैं कि ये सब शो वालों की चाल है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि असली खतरा अब शुरू होने वाला है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और अंदर घुसता है एक खतरनाक जंगली आदमी। कई सालों से जिसने किसी औरत को नहीं देखा, उसकी नजरें डरावनी हो चुकी थीं। वो और उसका साथी हथियार लेकर आते हैं और सभी लोगों को बंधक बना लेते हैं। थोड़ी ही देर में दूसरा आदमी भी अंदर घुसता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक और बेकाबू होता है। दोनों मिलकर सबको धमकाते हैं और दूसरी टीम का ठिकाना पूछते हैं। डर के मारे अन्ना उन्हें दूसरे कैंप की जानकारी दे देती है। उधर दाजुआंग और शाओ शुआई सच्चाई देखने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में ही उन दोनों खतरनाक लोगों की नजर उन पर पड़ जाती है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो दोनों पहाड़ी से नीचे कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। दूसरी तरफ लिसा को अभी तक कुछ भी पता नहीं होता। वो अकेले एक जगह जाती है, लेकिन छुपा हुआ वही खतरनाक आदमी उसे देख रहा होता है। हालात अचानक बिगड़ जाते हैं, लेकिन लिसा आम लड़की नहीं होती। वो डरने के बजाय शांत रहती है और चालाकी से बात को संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद वो दोनों अपराधी सीधे कैंप में पहुंच जाते हैं और सभी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। उनमें से एक आदमी लिसा को देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाता, लेकिन तभी दूसरा आदमी उसके शरीर पर बना एक निशान देखता है और तुरंत उसे रोक देता है। कहता है, इस लड़की को हाथ मत लगाना। रात होते ही दोनों टीमों के सभी लोगों को एक लकड़ी के घर में बंद कर दिया जाता है। अब हर कोई ऐसा लग रहा था जैसे काटने के लिए तैयार कोई जानवर हो। पूरा माहौल डर और मौत से भरा हुआ था। तभी वो खतरनाक आदमी एक अजीब खेल शुरू करता है। वो कहता है, तुम में से कोई एक चुना जाएगा। कुछ लोगों को अभी भी लगता है कि ये शो का हिस्सा है, लेकिन अगले ही पल उनकी ये सोच पूरी तरह टूट जाती है। वो आदमी अचानक आलून को पकड़ लेता है और उसे मजबूर करता है कि 5 सेकंड में किसी एक को चुने। डर के मारे आलून पास खड़ी चुईहुआ का नाम ले देता है। अब वो खतरनाक आदमी उसे सबके सामने अपमानित करने लगता है। उसे जबरदस्ती पकड़कर बांध दिया जाता है। बाकी लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन डर की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। कमरे में सिर्फ उसकी चीखें गूंज रही होती हैं। अब ये साफ हो चुका था कि ये कोई गेम नहीं रहा, ये एक खतरनाक जंग बन चुका है, जहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है। चुईहुआ को पकड़कर वो दरिंदे उसे मारने ले जा रहे होते हैं, लेकिन ठीक समय पर शाओ शुआई और दाजुआंग वहां पहुंच जाते हैं। बिना देर किए वो सीधे उस खतरनाक आदमी को खत्म कर देते हैं और चुईहुआ को बचा लेते हैं। लेकिन बाहर हुई इस हलचल की आवाज दूसरे हमलावर तक पहुंच जाती है। उधर लिसा की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गुस्सा और जान लेने का इरादा साफ दिख रहा होता है। वो धीरे धीरे पीछे से उस आदमी के पास जाती है और अचानक उसका गला पकड़कर कस देती है। वो छूटने की पूरी कोशिश करता है और हाथ में पकड़ी बंदूक से इधर उधर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन बाकी लोगों की मदद से आखिरकार उसे काबू में कर लिया जाता है। अब शाओ शुआई उससे पूछता है, क्या तुम लोगों ने शो की टीम को मारा है? लेकिन वो आदमी कुछ भी साफ जवाब नहीं देता, उल्टा बेकार की बातें करता रहता है। यहाँ तक कि वो फिर से चुईहुआ का मजाक उड़ाने लगता है। अब गुस्सा और बढ़ जाता है। मरने से पहले शाओ शुआई उससे कुछ जरूरी जानकारी निकालना चाहता है, लेकिन जो वो आखिरी बात कहता है उसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे खतरा अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बड़ा है। दूसरे जंगली लोगों से बचने के लिए गंजा आदमी उन दोनों की लाशों को जमीन में दफना देता है और ऊपर से शो का झंडा लगा देता है, ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद शाओ शुआई और बाकी लोग आसपास का हाल जानने निकलते हैं, लेकिन जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले लाशें पड़ी थीं, तो देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां से सारी लाशें गायब हो चुकी होती हैं। फिर वो कैंप में वापस आते हैं, जहां खून के निशान अभी भी मौजूद होते हैं। लिसा कंप्यूटर खोलती है और उसमें खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट देखती है। उसे देखकर उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आता है, थोड़ी खुशी और थोड़ा दुख। लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है, उसकी नजर एक भयानक दृश्य पर पड़ती है। एक जंगली भेड़िया जिसके मुंह में इंसान का हाथ दबा हुआ होता है, लेकिन लिसा डरती नहीं। वो तुरंत आग जलाकर उसे भगा देती है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर वो बैठे रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। सबकी सहमति से टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक टीम बाहर जाकर मदद ढूंढेगी और दूसरी टीम यहीं रहकर आलून और सामान की देखभाल करेगी। लेकिन उसी रात एक और डरावनी घटना होती है। चुईहुआ को खिड़की के बाहर कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से देखती है तो कांच पर एक साया दिखाई देता है, और वो साया किसी और का नहीं बल्कि मरे हुए उस आदमी का होता है। वो घबराकर पीछे मुड़ती है और तभी उसका व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है, जैसे उस पर किसी बुरी ताकत का असर हो गया हो। वो बार बार बिस्तर के नीचे छुपने लगती है, जैसे किसी से बच रही हो। टीम के लोग सोचते हैं कि वो डर की वजह से
ऐसा कर रही है, इसलिए उसे थोड़ा शांत करने के लिए उसे जंगल में मशरूम तोड़ने ले जाते हैं। लेकिन वहाँ भी अजीब चीज होती है, जब वो अपने साथियों को आवाज देती है तो कोई जवाब नहीं देता। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और नदी के उस पार एक इंसान खड़ा दिखता है। वो बिना हिले बस उसे घूर रहा होता है। ध्यान से देखने पर वो वही मरा हुआ आदमी निकलता है। डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है, जिससे शाओ शुआई का शिकार भी भाग जाता है। गुस्से में वो उससे पूछता है क्या हुआ, लेकिन चुई हुआ ठीक से कुछ बता नहीं पाती, बस कहती है कि उसने उसे फिर से देखा। अब उसकी हालत ठीक करने के लिए शाओ शुआई उसे उस जगह ले जाता है जहाँ उस आदमी को दफनाया गया था। लेकिन वहाँ जाकर सब कुछ और भी डरावना हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लाश गायब हो चुकी होती है। अब शाओ शुआई खुद भी समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। इसके बाद वो दामी और दाहुआ के साथ पहाड़ पर खोज करने निकलता है, जबकि घायल आलून वहीं रह जाता है। लेकिन तभी सबसे बड़ा हादसा हो जाता है। मानसिक रूप से टूट चुकी चुई हुआ अचानक तेल का दीपक उठाकर आग में फेंक देती है और देखते ही देखते पूरी लकड़ी की झोपड़ी आग की लपटों में घिर जाती है। आखिर में वो खुद को इसी आग में खत्म कर देती है। दूसरी तरफ जो टीम मदद ढूंढने गई थी, उन्हें रास्ते में एक रहस्यमयी छोटी लड़की मिलती है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि ये उनकी नई मुसीबत की शुरुआत है। जब वो एक झूलते पुल के बीच पहुंचते हैं तो वो लड़की अचानक कूदने लगती है, जिससे पुल जोर जोर से हिलने लगता है और सब डर जाते हैं। फिर भी मजबूरी में वो उसके पीछे पीछे एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में अजीब सा सन्नाटा होता है, हर कोई उन्हें घूर रहा होता है। पूरा माहौल बहुत ही रहस्यमय और डरावना लगता है। वो लड़की उन्हें अपने घर ले जाती है, जहाँ उन्हें खाने के लिए रोटी दी जाती है। सब लोग भूखे होते हैं तो भरपेट खाना खा लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें महसूस होता है कि उनकी आंखें भारी हो रही हैं और धीरे धीरे उनकी होश खोने लगती है। जब सभी लोग दोबारा होश में आते हैं तो खुद को एक गहरे गड्ढे में बंद पाते हैं। अब सच्चाई सामने आती है, वो लोग आदमखोरों, इंसान खाने वालों के हाथ लग चुके हैं। काफी समय से वो इसी गड्ढे में फंसे हुए हैं, इतने भूखे कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। तभी ऊपर से एक लोहे का बर्तन गिरता है, जिसमें ढेर सारा भुना हुआ मांस भरा होता है। गंजा आदमी तुरंत उसे पकड़ लेता है और खुशी खुशी सबको खाने के लिए बुलाता है। लेकिन तभी एक खिलाड़ी उसे रोक देता है, क्योंकि उसे मांस के टुकड़े पर एक छोटा सा गहना दिखता है जो पहले शाओ वेई पहनती थी। अब सबको शक होने लगता है कि कहीं ये मांस उसी का तो नहीं, लेकिन गंजा आदमी मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है ये तो साधारण जानवर का मांस है, वो खाने ही वाला होता है। तभी दाजुआंग उसे रोक देता है। लिसा ध्यान से जांच करती है और मांस के अंदर से एक बाल निकालती है। अब शक और गहरा हो जाता है, लेकिन गंजा आदमी फिर भी नहीं मानता और जबरदस्ती खाने लगता है। उसकी हरकत देखकर दाजुआंग का गुस्सा फूट पड़ता है। वो लोहे का बर्तन उठाकर उसे जोर जोर से मारता है। आखिरकार गंजा आदमी वहीं मर जाता है। अब सब पूरी तरह टूट चुके होते हैं। तभी अचानक ऊपर से एक रस्सी नीचे गिरती है। ये शाओ शुआई होता है जो उन्हें बचाने आया है। सबको बाहर निकाला जाता है, लेकिन बाहर आते ही एक खिलाड़ी की नजर सीधे शो के होस्ट पर पड़ती है। अब गुस्सा भड़क उठता है, क्योंकि सबको लगता है कि इसी शो की वजह से ये सब हुआ। लेकिन शाओ शुआई बीच में आकर उसे रोकता है और बताता है कि होस्ट ही उन्हें यहाँ तक लेकर आई है। अब हालात और भी उलझ जाते हैं। आदमखोर अचानक गायब हो चुके होते हैं और पीछे छोड़ गए हैं सिर्फ खून और मांस के टुकड़े। तभी उन्हें शाओ वेई मिलती है, जो जिंदा होती है। मतलब वो मांस उसका नहीं था। अब सबसे ज्यादा शक होस्ट पर जाता है, क्योंकि वो पहले दिन ही गायब हो गई थी और अब अचानक वापस आ गई। वो एक वीडियो दिखाती है जिसमें नजर आता है कि पहले ही दिन उसे कुछ गड़बड़ लग गई थी। पूरी टीम अचानक बेहोश हो गई थी। उसे लगा ये कोई मजाक है, लेकिन थोड़ी ही देर में लोग जिंदा लाशों ज़ॉम्बी में बदलने लगे। फिर गोलियों की आवाजें आईं और डर के मारे वो जंगल में भाग गई। लेकिन कोई भी उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता, इसलिए उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जब सब वापस आते हैं तो वो गायब हो चुकी होती है। लिसा जमीन के निशान देखकर समझ जाती है कि उसे कोई घसीट कर ले गया है। सब उसके पीछे पीछे जाते हैं और नदी किनारे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ जो दिखता है उसे देखकर सबका खून जम जाता है। वहाँ सिर्फ मांस के टुकड़े पड़े होते हैं और उनमें होस्ट के कपड़ों के टुकड़े भी मिलते हैं। अब डर कई गुना बढ़ चुका होता है। तभी अचानक कुछ अजीब लोग वहाँ नजर आते हैं। वो सब उन्हें घूर रहे होते हैं। पहले तो लगता है कि ये सामान्य इंसान है, लेकिन जैसे ही वो पास आते हैं सच्चाई सामने आ जाती है। वो इंसान नहीं बल्कि ज़ॉम्बी होते हैं। अब जान बचाने की जंग शुरू हो जाती है। शाओ शुआई आगे बढ़कर उनसे लड़ने लगता है और शाओ चियांग, जो पहले डरपोक था, अब अचानक बहादुर बन जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। उधर दामी दरवाजा खोलकर सबको अंदर बुलाती है, लेकिन भागते हुए शाओ चियांग गलती से उसके हाथ में पकड़ी छुरी से टकरा जाता है और वहीं गिर पड़ता है। कुछ ही पल में वो ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है। अब बाकी लोग एक छोटे से लकड़ी के घर में छुप जाते हैं। चारों तरफ मौत मंडरा रही होती है। तभी बाहर से अचानक आवाज आती है और अगले ही पल पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक अंदर घुस आते हैं। इसके बाद जब दामी होश में आती है
तो खुद को एक अजीब जगह पाती है जहां उसके आसपास कोई नहीं होता। वो चारों तरफ देखती है और नोटिस करती है कि वहां कई बंदर पिंजरों में बंद हैं। तभी एक आदमी उससे बात करता है और बताता है कि ये जगह रूस में स्थित एक गुप्त प्रयोगशाला है जहां खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया पर प्रयोग किए जाते हैं। बाकी सभी लोग भी यहीं लाए गए हैं, लेकिन असली डर अभी बाकी है। वैज्ञानिकों ने एक नया खतरनाक वायरस खोजा है और उसे एक बंदर के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। सिर्फ 10 मिनट के अंदर वो बंदर तड़प तड़प कर मर जाता है। जांच में पता चलता है कि वो बंदर सच में मर चुका था, लेकिन जैसे ही वैज्ञानिक उसकी लाश हटाने जाते हैं, अचानक वो बंदर फिर से जिंदा हो जाता है और सीधा एक वैज्ञानिक को काट लेता है। अब खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षा के लिए तुरंत लैब में सबसे ऊंचा सुरक्षा सिस्टम चालू कर दिया जाता है और पूरे कमरे में जहरीली गैस छोड़ दी जाती है ताकि वायरस को वहीं खत्म किया जा सके। लेकिन यहीं पर एक बड़ी गलती हो जाती है। वो गैस साफ करके बाहर हवा में छोड़ दी जाती है। हालांकि वो गैस खुद तो खतरनाक नहीं थी, लेकिन उसमें मौजूद वायरस पूरी तरह मरा नहीं था, बल्कि वो हवा के साथ फैलकर आसपास के इलाकों में पहुंच जाता है। और यही वजह बनती है कि शो के लोग ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सैनिकों को मजबूरन उन सभी लोगों को मारना पड़ता है। ये सब सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को यकीन करना मुश्किल लग रहा होता है। तब एक अधिकारी उन्हें लैब में ले जाता है जहां वो उस संक्रमित वैज्ञानिक को दिखाता है जो अब पूरी तरह बदल चुका होता है। इसके बाद सभी को एक अलग कमरे क्वारंटीन में बंद कर दिया जाता है। जब तक ये साफ न हो जाए कि कौन संक्रमित है, तब तक कोई भी बाहर नहीं जा सकता। कुछ समय बाद शाओवेई में वायरस के लक्षण दिखने लगते हैं। उसे अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब सभी के मन में डर बैठ जाता है कि शायद वो जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए सब लोग कागज कलम उठाकर अपना आखिरी संदेश लिखने लगते हैं। जब इंसान को मौत सामने दिखती है तो उसकी हिम्मत भी टूट जाती है। लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जैसे गुस्से में ही अपना डर निकाल रहे हों। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। दाजुआंग, शाओशुआई और एक और साथी को बाहर ले जाया जाता है। बाकी लोग निराश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो बाहर जा रहे हैं वही बचेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। उन्हें शाओवेई वाले कमरे में बंद कर दिया जाता है। उधर दामी कांच के उस पार बैठकर शाओशुआई को आखिरी बार देख रही होती है, लेकिन तभी एक अजीब और शर्मनाक स्थिति बन जाती है। जब वो वापस मुड़कर देखती है तो पाती है कि शाओशुआई और एक लड़की गलत हरकत में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि पास खड़ा ज़ॉम्बी भी उन्हें घूरते हुए गुस्से में कांच पर सिर मारने लगता है। अचानक पूरे बेस में अलार्म बज उठता है। अब सबको तुरंत बाहर निकाला जा रहा होता है। इसी बीच आलून एक बंदूक पकड़ लेता है और फैसला करता है कि वो दामी के साथ मिलकर शाओशुआई को बचाएगा। अधिकारी उन्हें अनुमति दे देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि दरवाजा जल्द ही बंद हो जाएगा। आलून कांच तोड़ता है और सब तेजी से बाहर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो देर कर देते हैं। बाहर का दरवाजा बंद होता जा रहा होता है। दाजुआंग समझ जाता है कि अगर कोई अंदर रहकर लॉक नहीं करेगा तो बाकी लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे। बिना सोचे वो खुद अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। वो अपनी जान देकर अपने दोस्तों को बचा लेता है। कुछ ही पल में बाहर का दरवाजा खुल जाता है और बाकी लोग बचकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ बाकी बचे लोग सेना के साथ वापस जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक और हादसा हो जाता है। इधर शाओशुआई और उसके साथी जंगल में भटक रहे होते हैं। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल होती है और सामने आता है दाजुआंग, जो किसी तरह बेस से बचकर निकल आया होता है। उसे जिंदा देखकर सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब वो लोग नदी के किनारे किनारे चलते हुए एक झील तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक पुरानी बस मिलती है जिसके अंदर से उन्हें कुछ खाने का सामान मिलता है और पास ही एक छोटी नाव भी मिल जाती है। अब उन्हें लगता है कि शायद वो यहाँ से बच सकते हैं, लेकिन तभी एक नाव उनकी तरफ आती है जिसमें एक बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर बैठा होता है। शाओशुआई और दाजुआंग तुरंत उसे काबू में कर लेते हैं। वो आदमी बताता है कि वो लोग जियोलॉजी, धरती की जांच करने वाली टीम है और वो उसका शिक्षक है। वो अपना सामान दिखाते हैं जिसमें पत्थरों के नमूने होते हैं। अब जाकर सबको थोड़ा भरोसा होता है, लेकिन अगली सुबह जब सब उठते हैं तो पाते हैं कि वो बूढ़ा और उसके साथी गायब हैं और साथ ही उनकी नाव भी लेकर भाग चुके हैं। पीछे बस एक खाली तंबू रह जाता है। अब फिर से उम्मीद टूटने लगती है। कुछ ही समय बाद अचानक एक और हथियारबंद लोगों का झुंड वहां आ पहुंचता है। उनके हाथों में बंदूकें होती हैं और पता चलता है कि ये लोग उसी इलाके के स्थानीय आदिवासी हैं। उनका सरदार शाओशुआई से पूछता है, क्या तुमने 3 आदमियों को देखा है? वो बताते हैं कि उन लोगों ने उनका सोना चुरा लिया है। मुसीबत से बचने के लिए शाओशुआई झूठ बोल देता है कि उसने किसी को नहीं देखा, लेकिन उनकी नजर पास पड़े टेंट और नाव पर पड़ जाती है और तुरंत समझ जाते हैं कि शाओशुआई झूठ बोल रहा है। अब सभी को पकड़ लिया जाता है और उन पर चोरी में शामिल होने का शक किया जाता है। जब बात समझाना मुश्किल हो जाता है तो आदिवासी फैसला लेते हैं कि ये लोग उनकी मदद करेंगे और बदले में वो उन्हें बंधक बनाकर साथ रखते हैं ताकि कोई भाग न सके। सब मिलकर झील के किनारे किनारे चलते हैं। कुछ ही देर में उन्हें चोरी हुई नाव और वो 3 आदमी मिल जाते हैं, लेकिन तभी आदिवासी गिरोह का दूसरा नेता अपना इरादा बदल देता है। अब वो खुद ही सोना लेकर शहर भागना चाहता है। उसे किसी की जान की परवाह नहीं होती। तीनों पक्षों में झगड़ा बढ़ जाता है और अचानक भयंकर गोलीबारी शुरू हो जाती है। दाजुआंग मौका देखकर बंदूक छीन लेता है और पहले उस नेता को मार गिराता है। फिर उन तीनों आदमी
आदमियों को भी खत्म कर देता है। लेकिन यहीं से उसका असली चेहरा सामने आता है। वो लालच में आकर खुद सोना लेकर भागने की सोचता है। उधर शाओ वेई मौका देखकर शाओ शुआई को बेहोश कर देती है और दाजुआंग के साथ मिलकर सोना लेकर भाग जाती है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। भागते वक्त शाओ वेई अचानक पहाड़ी से गिर जाती है और उसका पैर बुरी तरह टूट जाता है। वो दर्द से तड़पते हुए थोड़ा रुकने की बात करती है, लेकिन दाजुआंग अब इंसान नहीं रहा। वो उसका गला दबा देता है और वहीं उसे मार देता है। ये सब पीछे से आ रहा शाओ शुआई देख लेता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि चलो वापस चलकर बाकी लोगों को बचाते हैं, लेकिन दाजुआंग अब पूरी तरह पागल हो चुका होता है। वो शाओ शुआई पर ही हमला कर देता है, लेकिन इस बार शाओ शुआई पहले वार कर देता है और दाजुआंग की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। इतनी बड़ी दौलत सामने होने के बावजूद शाओ शुआई उसे छोड़ देता है और वापस जाकर अपने साथियों को बचाता है। दूसरी तरफ जो लोग सेना के साथ जा रहे थे उन्हें फिर से आदमखोर पकड़ लेते हैं। वहाँ का माहौल इतना डरावना होता है कि कोई आवाज तक नहीं निकाल पाता। तभी एक आदमी मुड़कर देखता है और पाता है कि उनके साथ वो अधिकारी भी कैद है। एक बूढ़ा आदमी आग पर मांस पका रहा होता है और बड़े आराम से उसे खा रहा होता है। वो कैदियों को ध्यान से देखने लगता है और अचानक एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आता है। वो अधिकारी का पैर जिंदा रहते हुए काट देता है। ये देखकर एक साथी का मानसिक संतुलन टूट जाता है। अब वो बूढ़ा उसकी तरफ बढ़ता है हाथ में आरी लेकर, लेकिन तभी वो मौका देखकर खुद को छुड़ा लेता है और चालाकी से भाग निकलने का प्लान बनाता है। जैसे ही मौका मिलता है वो वहाँ से भाग जाता है। रात होते होते वो अपने बाकी साथियों से मिल जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। अगले दिन सुबह उन्हें एक ट्रक मिलता है। सब जल्दी जल्दी उसमें बैठ जाते हैं और उस खौफनाक जगह से भागने लगते हैं। अब उन्हें लगता है कि आखिरकार वो बच गए, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ट्रक अचानक बंद हो जाता है। काफी कोशिश के बाद भी वो चालू नहीं होता। तभी सामने घना काला धुआं दिखाई देता है और उसी धुएं के बीच वही खतरनाक बूढ़ा फिर से नजर आता है। इस बार उसके हाथ में जलती हुई चीज होती है। वो उसे उनकी तरफ फेंक देता है और कुछ ही पल में सभी लोग उस जहरीले धुएं से बेहोश हो जाते हैं। फिर एक एक करके वो उन्हें उठा कर ले जाता है और अब उनका सामना होने वाला है एक और भी भयानक नरक से। जब होश आता है तो चार लोग खुद को एक बंद कंटेनर में पाते हैं। उनके पैरों में भारी लोहे की जंजीरें बंधी होती हैं। उनकी जान बचाने का एक ही तरीका है, ऊपर लटक रही चाबी तक पहुंचना। लेकिन दिक्कत ये है कि जंजीर सिर्फ 3 मीटर लंबी है और चाबी लगभग 5 मीटर ऊपर लटक रही है, यानी उसे पाना लगभग नामुमकिन है। तभी एक साथी को पास में एक लोहे की आरी मिलती है। अब सबको समझ आ जाता है कि आदमखोर चाहते हैं कि ये लोग अपने ही पैर काट कर आजाद हों। ये सोचकर ही सब सन्न रह जाते हैं। लेकिन तभी कंटेनर में चारों तरफ से पानी भरना शुरू हो जाता है। सब लोग छेद बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि कोई भी उसे रोक नहीं पाता। अब समय बहुत कम बचा होता है। तभी एक आइडिया आता है, जैसे जैसे पानी ऊपर आएगा वैसे वैसे बारी बारी से गोता लगाकर चाबी तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक साथी इस बात से मना कर देता है क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता। घबराहट में वो आरी से जंजीर काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो बेकार साबित होता है। अब सबको समझ आ जाता है कि यही तरीका उनका आखिरी मौका है। पानी तेजी से बढ़ रहा होता है। 2 लोग सबसे पहले गोता लगाते हैं और धीरे धीरे सब इस प्लान के हिसाब से चलने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता है सांस लेने का समय कम होता जाता है। जो तैरना नहीं जानता वो घबरा कर नीचे जाने से मना कर देता है। आखिरकार उसे जबरदस्ती नीचे ले जाया जाता है, लेकिन घबराहट में वो उलझ जाता है और जंजीर में फंसकर डूब जाता है। आखिरकार काफी कोशिशों के बाद चाबी मिल जाती है। एक व्यक्ति खुद को आजाद कर लेता है, लेकिन बदकिस्मती से चाबी पानी में गिर जाती है। फिर से खोज शुरू होती है। दूसरा साथी चाबी ढूंढ लेता है और जंजीर खोल देता है, लेकिन जब तीसरे को खोलने की बारी आती है तो चाबी टूट जाती है। अब कुछ नहीं किया जा सकता और वो साथी हमेशा के लिए पानी में डूब जाता है। उधर लिसा और उसका साथी भी मौत से लड़ रहे होते हैं। वो एक डूबते हुए पिंजरे में फंसे होते हैं, लेकिन आखिरी समय में वो पिंजरा खोलकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनके सामने वही खतरनाक आदमखोर खड़ा होता है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होती है। दोनों मिलकर उस पर हमला करते हैं और आखिरकार उसे खत्म कर देते हैं। अब बचे हुए 4 लोग समुद्र किनारे मिलते हैं। तभी दूर से एक नाव आती है और उसमें शाओ शुआई और बाकी बचे लोग होते हैं। अब कुल मिलाकर 16 में से सिर्फ 8 लोग ही जिंदा बचे हैं। तभी आसमान में आवाज गूंजती है और पता चलता है कि एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ रहा है। हालांकि सबको ये थोड़ा अजीब लगता है, फिर भी मजबूरी में वो उसमें बैठ जाते हैं। लेकिन किस्मत अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। कुछ देर बाद वो एक और छोटे विमान में होते हैं जहां अचानक सब बेहोश हो जाते हैं। जब लिसा की आंख खुलती है तो उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वो बाकी सबको जगाती है, लेकिन जब वो कॉकपिट में जाती है तो पाती है कि पायलट गायब है। अब विमान बेकाबू हो चुका होता है, कोई रास्ता नहीं बचता। लिसा तुरंत फैसला लेती है कि सबको कूदना होगा। हालांकि किसी को अनुभव नहीं होता, लेकिन यही आखिरी उम्मीद होती है। एक एक करके सब कूद जाते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि पैराशूट एक कम है। शाओ शुआई कहता है तुम पहन लो, लेकिन साथी ऐसा नहीं करती। आखिरकार कुछ लोग सुरक्षित कूद जाते हैं और समुद्र में गिरते हैं। तभी एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां आ जाती है और उन्हें बचा लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी नाव पर बाकी बचे कुछ और लोग भी
मौजूद होते हैं। अब सबको लगने लगता है कि ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब और संयोग भरा है, जैसे कोई उन्हें बचा नहीं रहा बल्कि किसी और बड़े खेल के लिए जिंदा रखा जा रहा है। शाओ शुआई अचानक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और बिना चेतावनी के 2 क्रू मेंबर्स को खत्म कर देता है। इसके बाद वो सीधे कंट्रोल रूम में जाता है और कप्तान को पकड़ लेता है। आलून उसे मजबूती से बांध देता है। अब शाओ शुआई उससे सच उगलवाने की कोशिश करता है, तुम हमें यहाँ कैसे ढूंढ पाए? लेकिन कप्तान बहाना बनाता है कि वो बस यूं ही इधर आ गया था। इतना सब झेलने के बाद शाओ शुआई को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं होता। उसे लगने लगता है कि ये सब पहले से प्लान किया हुआ खेल है। दबाव डालने पर आखिरकार कप्तान सच बोल देता है। वो कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो कुछ लोग उसके परिवार को मार देते। वो खुद भी उन लोगों को नहीं जानता, बस उसे जीपीएस के जरिए यहाँ भेजा गया था और उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। अब सच्चाई साफ हो जाती है, ये गेम अभी भी चल रहा है और बचे हुए 5 लोगों में से एक गद्दार इनसाइडर है जिसके शरीर में जीपीएस चिप लगी हुई है। सबको शक होने लगता है। वो एक दूसरे की जांच करते हैं लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं मिलता। गुस्से में शाओ शुआई खुद अपने बाल तक मुंडवा देता है ताकि साबित कर सके कि वो गद्दार नहीं है। अगले दिन नाव किनारे लगी है। अब तक 16 में से सिर्फ 5 लोग ही जिंदा बचे हैं, लेकिन जैसे ही शाओ शुआई एक दुकान में जाता है वो देखता है कि उन्हें इंटरनेट पर अपराधी घोषित किया जा चुका है और उसी समय पुलिस को खबर कर दी जाती है। कुछ ही देर में पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंच जाती है। सब जान बचाकर भागते हैं और एक पुराने टूटे हुए सिनेमा हॉल में छिप जाते हैं। अब वो फैसला करते हैं कि आज गद्दार को ढूंढ कर ही रहेंगे। सबकी नजरें लिसा पर जाती हैं उसके शरीर पर बने टैटू की वजह से, लेकिन लिसा सच्चाई बताती है। उसकी बहन 1 साल पहले गायब हो गई थी और उसे उसी शो के डेटा में उसकी जानकारी मिली। दोनों बहनों के शरीर पर एक जैसा टैटू है, इसी वजह से पहले जंगली लोगों ने उसे नहीं मारा। अब शक आलून पर जाता है क्योंकि वो बार बार कह रहा होता है कि कोई गद्दार नहीं है। तभी एक लड़की बताती है कि उसने उसके पैर में अजीब सा घाव देखा है। जैसे ही लोग उसकी जांच करने जाते हैं वो घबराकर भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है और एक लकड़ी उसकी छाती में घुस जाती है। मरने के बाद उसके पैर से एक जीपीएस चिप निकलती है। अब सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असली खेल अभी बाकी होता है। जब वो मदद के लिए एक पुराने जानकार से मिलते हैं तो वो बताता है कि सरकारी रिकॉर्ड में तो ये सब लोग पहले ही मर चुके हैं। बताया गया है कि उनका विमान शो की जगह जाते वक्त क्रैश हो गया था, यानी दुनिया के लिए ये लोग पहले से ही मरे हुए हैं। अब शाओ शुआई अपने दोस्त को मिलने बुलाता है, लेकिन वहाँ आता है एक चौंकाने वाला चेहरा, अन्ना, जो पहले मरी हुई मानी जा रही थी। वो कहती है खेल अभी खत्म नहीं हुआ। उधर एक साथी अपने घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसकी मौत की खबर सुनकर सदमे में मर चुकी है। ये सुनकर वो टूट जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता है दरवाजा खुलता है और अंदर से उसकी माँ की आवाज आती है, यानी सब कुछ झूठ और धोखा है। अब असली गद्दार सामने आता है। वो लड़की जो अब तक उनके साथ थी असल में एक अमीर और चालाक खिलाड़ी निकलती है। वो खुद मानती है कि वो इस खेल का हिस्सा है और ये सब उसने सिर्फ अपनी काबिलियत साबित करने के लिए किया। लिसा गुस्से में आकर उसे मार देती है। तभी शाओ शुआई वापस आता है और ये सब देख लेता है। इसी बीच उसे एक रहस्यमय फोन आता है और दोनों एक खाली मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं। वहाँ एक आदमी सामने आता है और ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वो शो का होस्ट होता है जो अभी भी जिंदा है। वो कहता है अब गेम का फाइनल राउंड है। वो एक बॉक्स खोलता है और कहता है इन दोनों में से सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा और इनाम ले जाएगा। लिसा अपनी बहन को ढूंढने के लिए मजबूर होकर बंदूक उठा लेती है। शाओ शुआई बिना विरोध के खड़ा रहता है, लेकिन ये गेम इतना घटिया होता है कि बंदूक उल्टी दिशा में गोली चलाती है और लिसा खुद ही मारी जाती है। शाओ शुआई गुस्से में होस्ट को मारने जाता है, लेकिन अचानक वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अस्पताल में होता है। उसे बताया जाता है कि शो का विमान क्रैश हो गया था और वो अकेला जिंदा बचा है। एक अधिकारी उसे एक लिफाफा देता है जिसमें एक बैंक कार्ड होता है। जब वो बैलेंस चेक करता है तो उसमें होता है 1 मिलियन यूरो, लगभग 10 लाख यूरो का इनाम। लेकिन कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है। दूर खड़ी एक लड़की जो बिल्कुल लिसा की बहन जैसी दिखती है चुपचाप उसे देख रही होती है और यहीं पर यह खतरनाक सर्वाइवल गेम खत्म होता है, या शायद अभी शुरू हुआ है।